नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू वाइस में। हम इससे पहले हिस्ट्री में क्या देखे थे? बौद्ध काल, महाजनपद काल। आज बारी है आपकी। जो नया चैप्टर है उसका नाम है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, सभी ने महान शासक अशोक का नाम सुना होगा। तो मौर्य साम्राज्य है क्या? इससे पहले एक बैकग्राउंड तैयार हो गया था। मौर्य साम्राज्य से पहले वो था आपका मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य ने नींव रख दिया था मौर्य साम्राज्य। तो मगध का विस्तार तब तक होता रहा भारतीय सब कंटिनेंट में। भारतीय सब कंटिनेंट, पहले चैप्टर का नाम देखिए, मौर्य साम्राज्य। अब यहाँ पे है मौर्य साम्राज्य। इसकी क्या बैकग्राउंड है? तो मगध का विस्तार कहाँ तक हुआ? जो मगध का विस्तार है वो भारतीय सब कंटिनेंट तक हुआ। अब यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? तो इंडिया सब कंटिनेंट बोला जाता है। इंडिया सब कंटिनेंट में कौन कौन से देश शामिल है? तो हिंदू कुश से हिमालय के अंडर बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक का क्षेत्र भारतीय इंडिया सब कंटिनेंट अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। तो मगध का विस्तार तब तक होता रहा जब तक पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र ना बन गई तब तक। और ये हुआ आपका मौर्य साम्राज्य में। तो एक बार देखिए मैप में आप, भारतीय सब कंटिनेंट, जो इंडिया सब कंटिनेंट है आपका। इसमें दोनों शामिल है आपके, पाकिस्तान भी है ये। अर्थात पूरा भारतीय सब कंटिनेंट बोलेंगे आप इसे। क्या बोलेंगे? इंडिया सब कंटिनेंट। ये विस्तार तब तक होता रहा जब तक कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप किसका अंग न बन गया। आप बोलेंगे कि मगध साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन गया। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा। ये भारतीय सब कंटिनेंट है, इसमें कौन कौन से देश है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये हमारा भारत, और ये बांग्लादेश आपका, बांग्लादेश। और ये कौन सा है जो तराई बेल्ट है आपका? नेपाल। और ये आपका भूटान। तो ये पूरा आपका इंडिया सब कंटिनेंट ये कहलाता है। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आता है। जियोग्राफी में ये जब भी आप पढ़े भारतीय उपमहाद्वीप, तो ये पढ़ेंगे आप। इसकी सीमा क्या है? तो इधर से आप बोलेंगे हिमालय। सीमा देखिए, हिमालय माउंटेन है। इस साइड में ये हिंदू कुश माउंटेन। क्या बोलेंगे? हिंदू कुश। तो हिंदू कुश और हिमालय के अंडर इधर आप बोलिए अरब सागर, और इस साइड बोलिए बंगाल की खाड़ी। और पूरा साउथ में जो साउथ तक जाएंगे तमिलनाडु, और कन्याकुमारी तक जाइए। तो ये पूरा भारतीय सब कंटिनेंट है। ये तब तक विस्तार होता रहा मगध का जब तक सारी की राजधानी यहाँ पे एक है, पाटलिपुत्र, करंट में बोलेंगे पटना, पाटलिपुत्र न बन गई। तो इन्हीं का ये सब घटना कब हुई? मगध साम्राज्य का जो चरम उत्कर्ष है वो महान सम्राट अशोक के शासनकाल में था कि पूरा भारतीय सब कंटिनेंट की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। और ये जो मौर्य साम्राज्य है ये पीरियड कब बोलेंगे आप? जो ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व इसके तीसरी व चौथी शताब्दी में। तो जो शताब्दी है, 3-4 BC बोलिए सीधा, 3, ये पीरियड है। अर्थात 300 BC से 400 BC का काल, ये भारत के मगध साम्राज्य का चरमोत्कर्ष काल था। इसी काल में क्या है आपका मौर्य साम्राज्य था।
तो एक बार हम बैकग्राउंड देखते हैं मौर्य साम्राज्य का। तो इतिहास में तो पहले ही आपको मैंने मगध पढ़ाया है। इसके बहुत सारे शासकों का नाम बताया था, बिम्बिसार, अजातशत्रु, किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किए थे। अब हम मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासकों को देखेंगे, जिसमें 3 प्रमुख शासक हैं। जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के 3 महान शासक हैं। 3 महान शासक कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। एक दूसरा है बिंदुसार, इन्हीं का बेटा है बिंदुसार, और इनका बेटा है राजा अशोक। तो मौर्य साम्राज्य के 3 शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, पहले इनको पढ़ना होगा। मौर्य साम्राज्य जो है आपका कितने साल तक रहा? बोलेंगे मौर्य साम्राज्य भारत में शासन कितने साल तक किया? बोलेंगे 137 वर्ष तक। देखिए, जो पूरा मौर्य साम्राज्य है, अगर भारतीय सब कंटिनेंट है तो भारतीय सब कंटिनेंट में मौर्य साम्राज्य 137 साल तक रहा। इसमें भी 137 साल में ये जो 3 शासक है आपके, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इनका शासन काल 90 वर्ष का है, अर्थात 3 शासकों ने 90 साल तक शासन किया। बाद के जो शासक हुए उन्हें परिवर्तित मौर्य कहते हैं। क्या बोलेंगे? परिवर्तित मौर्य शासक। तो बाकी जो रिमेनिंग आपका 47 वर्ष का शासन है, ये 47 वर्ष का शासन किसने किया है? परिवर्तित मौर्य। तो ये कुछ विशेष महत्व के नहीं है परिवर्तित मौर्य। तो आपको क्या करना है? पहले 3 शासकों का पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का, अशोक का। ठीक है। तो ठीक है, परिवर्तित मौर्य, इन्होंने 47 वर्ष तक शासन किया। तो हम यहाँ पहले सबसे पहले मौर्य साम्राज्य, इसके बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में इतिहास में क्या क्या स्रोत अवेलेबल है। पता कैसे चलता है कि मौर्य साम्राज्य भारत में था। और ये टाइम पीरियड है 3री से 4री शताब्दी, ईसा वर्ष पहले। उन्होंने 137 वर्ष तक शासन किया। अशोक थे, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक थे। कैसे? तो इसके बारे में आपको स्रोत बताना होगा, जो प्रमुख स्रोत हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए स्रोत। सोर्स क्या है? अवेलेबल सोर्स, नॉलेज। तो देखिए, यहाँ पे जो अवेलेबल नॉलेज है, सोर्स है, स्रोत। मौर्य साम्राज्य के बारे में पता कैसे कैसे चलता है? तो सबसे पहले देखिए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक है। इंडिका अर्थात इंडिया, पुस्तक है, ये बुक है। मेगास्थनीज एक कौन है? एक यूनानी इतिहासकार है प्लस राजदूत। तो यूनान का इतिहासकार, और इसके साथ साथ में क्या बोलेंगे आप कि एक राजदूत भी था। किसका राजदूत था? यहाँ पे नाम जोड़ेंगे आप सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर का लीजिए क्या है, ये टी4 का। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है मेगास्थनीज। इसने पुस्तक लिखी है इंडिका, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया है। तो पहला सोर्स है मेगास्थनीज का इंडिका का। कोई पुस्तक लिख ले, पुस्तक पूछता है कि इंडिका के राइटर कौन है, आप बोलेंगे मेगास्थनीज राइटर है। कहाँ के हैं? यूनान के। बोलेंगे किसका राजदूत था? बोलेंगे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब सवाल है किसके दरबार में रहता था यह राजदूत? तो बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। चंद्रगुप्त मौर्य इसके दरबार में था। सेकंड नंबर पे चाणक्य का नाम सुने होंगे आप सभी, कोई बहुत ही बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ थे चाणक्य। इनका नाम है कोटल, दूसरा नाम है, मूल नाम है विष्णुगुप्त। बहुत सारे नाम है इनके। तो देखिए, सब एक ही व्यक्ति है, चाणक्य, कोटल, विष्णुगुप्त एक ही है। इनकी पुस्तक का नाम है, जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है, क्या बोलेंगे आप? तो अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र किस बारे में है? इसका विषय वस्तु का ही पूछता है कि अर्थशास्त्र के राइटर कौन है? बोलेंगे आप चाणक्य है। विषय वस्तु क्या है अर्थशास्त्र का? बोलेंगे राजनीति की किताब है।
इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, राजनीति की पुस्तक है। तो दो सोर्स हो गए। स्रोत में एक मेघनाथ नीच का इंडिका, दूसरा चाणक्य का क्या बोलेंगे अर्थशास्त्र है। थर्ड नंबर पे अशोक का अभिलेख है। अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, सबसे मूल तो यही है अभिलेख। ये लिखित अभिलेख है, पत्थरों पे लिखे जाते थे अभिलेख रिटेन में। तो अशोक का अभिलेख है। चौथा नंबर पे बोलिए कि आप बहुत सारा बौद्ध ग्रंथ है, तो बौद्ध साहित्यों में उल्लेख है, बौद्ध ग्रंथों में। इसमें नाम लिखिए दो, दीपवंश व महावंश। दीपवंश व महावंश दो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित पुस्तक है। पांचवा नंबर पे बोलिए पुराणों में उल्लेख है। प्लस छठवें नंबर पे क्या बोलेंगे, तो ऐतिहासिक कला है ये। तो इतने सारे सोर्स अवेलेबल हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में बताने के लिए। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका इंटरेस्ट जग जाता है इसको जानने के लिए। जैसे मैग्नस निच के इंडिका को जानना चाहते हैं, चाणक्य का अर्थशास्त्र, अशोक का अभिलेख, बौद्ध ग्रंथ। अब अशोक का अभिलेख क्या है, ये हर जगह मिलते हैं। बहुत सारे अभिलेख जगह जगह, कहीं काबुल से मिले हैं, कहीं पेशावर से मिले हैं, कहीं नेपाल से मिले हैं, तो कभी इसके अभिलेख दक्षिण भारत से मिले हैं। ऐसे करके अशोक के अभिलेख मिले हैं कि उसका राइटर स्वयं अशोक हुआ करता था। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश श्रीलंका की किताब है, तो श्रीलंका के किताब में भी उल्लेख है। प्लस पुराणों में भी उल्लेख है मौर्य साम्राज्य का। और ऐतिहासिक कला है, तो ये सात से आपको स्रोत बताना होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जो है लिखने का एक तरीका है कि कैसे कैसे शॉर्टकट में लिखा जाता है। अब बारी करता हूँ, बारी है एक एक शासकों को देख लें, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट शासक है, मैं इसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको। सबसे पहले है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य है, नाम सुने होंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसे हरा कर, बोलेंगे नंद वंश का शासक था धन नंद। तो देखिए, जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश, इसका संस्थापक देखिए। संस्थापक कौन है, बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य वंश का संस्थापक है। गद्दी पे आ गया था 321 ईसा वर्ष पहले। 321 में मगध की गद्दी पे बैठ चुका था, पाटलिपुत्र का शासक बन चुका था, मगध का शासक बन चुका था ये। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है। इसने किस चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था, किसे गद्दी छीना था, आप बोलेंगे नंद वंश का शासक जो धन नंद था। तो धन नंद को हराया था। तो नंद वंश के शासक से गद्दी छीना चंद्रगुप्त मौर्य ने, और 25 साल की उम्र में मगध का शासक बन गया। तो 25 साल की उम्र में मगध का शासक। अब सवाल था 25 साल की उम्र में मगध का शासक बना, बनाने में इसे किसने मदद किया। मददकर्ता का नाम है, उसी का नाम है चाणक्य। चाणक्य अर्थात कौटल, विष्णुगुप्त अभी से पहले जो नाम देखे थे। तो चाणक्य ने क्या किया, इसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की नंद वंश के शासक धननंद को हराने में, और चाणक्य ने इसमें मदद की। चाणक्य इसका प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, प्राइम मिनिस्टर था इसका, पीएम। तो क्या बोलेंगे, चाणक्य प्रधानमंत्री बना चंद्रगुप्त मौर्य का, अर्थशास्त्र के राइटर भी हैं, मदद किया। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान शुरू हुआ। तो चंद्रगुप्त, गुप्त लिख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान स्टार्ट हुआ। तो विजय अभियान कैसे स्टार्ट हुआ, सबसे पहले जो भारत है, इसने किन किन स्टेटों को विजय किया था। देखिए यहाँ तक नर्मदा तक था, ये नर्मदा कर लीजिए, नदी का नाम है नर्मदा।
इधर सिंधु नदी करिए, यह है सिंधु नदी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो विजयी अभियान था, ये पाटलिपुत्र, ये है आपका पाटलिपुत्र अर्थात पटना। इसने गंगा की घाटी को विजय किया। गंगा की घाटी से विजय करते हुए इसका विजय पूरा ये आपका सिंधु नदी तक हुआ। इधर दक्षिण में नर्मदा नदी तक का विस्तार किया। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा। जब इसने सिंधु नदी पार किया, ये सिंधु नदी था, तो सिंधु नदी पार किया तो चंद्रगुप्त मौर्य लगातार विजयी अभियान किए हुए था। और इस साइड में यूनानी बस्ती थी, अर्थात यूनानी प्रदेश थे जो यूनान के शासकों के अंडर में थे। इसी में से एक शासक का नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय अभियान शुरुआत किया, पाटलिपुत्र से लगातार गंगा की घाटी को विजय किया। इसके बाद कश्मीर हिमालय के क्षेत्र को विजय करते हुआ सिंधु नदी तक आया। इधर दक्षिण में नर्मदा नदी तक इसका विस्तार था पूरा। तो मौर्य साम्राज्य यहाँ तक आ गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अब सिंधु नदी के पास इस साइड में क्या बोलेंगे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड में यूनानी प्रदेश था, यूनान साम्राज्य के अंडर आता था। जब चंद्रगुप्त मौर्य का टक्कर हुआ अर्थात युद्ध हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका हुआ सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध। सेल्यूकस निकेटर, ये कौन था सेल्यूकस निकेटर? तो ये आपका जो अलेक्जेंडर था, सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति। तो सिकंदर ने जो प्रदेश जीता था वो छोड़ दिया था अपने राजदूतों के बदौलत। इसी में से इसका एक समझ लीजिए मंत्री था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, सिंधु नदी के पास युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो था विजयी हुआ, सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आपसे पूछता है कभी कभी। चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। तो चंद्रगुप्त जीत गया। और इसने क्या किया, अंत में एक संधि समझौता हुआ सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का। एक क्या हुआ आपका समझौता हुआ सेल्यूकस निकेटर के साथ कि सिंधु नदी के पार वाला क्षेत्र पूरा एक काबुल तक का प्रदेश जो था मौर्य साम्राज्य के अंडर में आ गया। ये पूरा मौर्य साम्राज्य के अंडर में आ गया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट किए। 500 हाथी गिफ्ट किए, दान में दिया, उपहार में। तो आप समझिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था काबुल तक तो विजय कर लिया, सेल्यूकस निकेटर हार भी गया और पीछे भी हट गया। साथ साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए और इन दोनों के बीच एक शांति समझौता हुआ, वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। वैवाहिक संबंध भी दोनों के बीच बने। लेकिन पता नहीं है कि किसकी बेटी किसके साथ शादी हुआ, किसने अपनी बेटी को दिया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि यूनानी व जो इंडियन थे, भारतीय थे, उनके बीच एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। ये हुआ आपका महत्वपूर्ण घटना है कि वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, लेकिन किसने किसको अपनी बेटी दी तो ये पता नहीं चला। बस आपको याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए, बदले में सेल्यूकस निकेटर ने पूरा सिंधु वाला क्षेत्र जो था अर्थात काबुल तक वाला क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, यूनानी और भारतीयों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसको यूनानी क्या नाम बोलते थे? जो यूनानी में इसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य का, ये भी नोट करिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी क्या बोलते थे? सेंड्रोपोटस। सेंड्रोपोटस, सेंड्रोपोटस। तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लोग सेंड्रोपोटस कहते थे। जो मेगनास्थनीज था, इससे पहले जो आप देखे थे, मेगनास्थनीज का ही राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगनास्थनीज, जिससे पहले आप इंडिका देख रहे थे, उसके राइटर हैं। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मौर्य के दरबार में छोड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगनास्थनीज रहने लग गया, क्योंकि दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया था अब यूनान और इंडिया के बीच
क्या था, एक मजबूत रिश्ता स्थापित हो चुका था। तो ये है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई और कहाँ हुई, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, अपने जीवन काल में इसने जैन धर्म अपना लिया था। जो पहला भारतीय शासक था जिसने क्या था, जैन धर्म को एक्सेप्ट किया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने जैन धर्म एक्सेप्ट किया, जैन धर्म मानने लगा, भगवान महावीर का अनुयायी बन गया। इसके बाद ये दक्षिण की ओर यात्रा करता है। दक्षिण गया, दक्षिण में कहाँ गया तो बोलेंगे मैसूर। मैसूर के निकट है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है, मैसूर के पास है श्री श्रवणबेलगोला। तो दक्षिण में गया। इसके साथ जाने वाला कौन था तो बोलेंगे, साथ में इसके साथ जाने वाला आपका भद्रबाहु था। भद्रबाहु ये कौन थे तो जैन साधु थे, जैन सन्यासी। तो जैन साधु इसके गुरु भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिन्होंने जैन धर्म का दीक्षा दिया इनको। तो भद्रबाहु के साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य है दक्षिण गया। दक्षिण में मैसूर के निकट श्री श्रवणबेलगोला है, यहीं तक इसकी यात्रा थी। यहीं पे इसने जैन धर्म की एक विधि है संलेखन, ये कई कई पूछ लेता है। संलेखन, संलेखन विधि ये क्या है बोलेंगे, बिना खाए पिए। जैसे जैन धर्म आप देखेंगे, जो जैन साधु होते हैं वो क्या करते हैं, उपवास के द्वारा अपनी जान अर्थात प्राण का त्याग करते हैं, तो उससे बोलते हैं संलेखन विधि। बिना खाए पिए, बिना खाए पिए अर्थात उपवास। तो उपवास के द्वारा इसने अपने प्राण दे दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने संलेखन विधि का इस्तेमाल करके अपने प्राण त्याग दिए और गद्दी अपने बेटा बिंदुसार के लिए छोड़ दिए। तो बिंदुसार बाद में शासक बना। तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी कहानी मृत्यु तक। देख लीजिए इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। जैन धर्म को अपना लिया, भद्रबाहु ने शिक्षा दी तो जैन धर्म को मानने लगा, भगवान महावीर का अनुयायी बन गया। इसके बाद इसने दक्षिण तक की यात्रा की, मैसूर के श्रवणबेलगोला तक चला गया और वहीं पे तपस्या करते हुए बिना खाए पिए इसने अपने प्राण त्याग दिए। उस विधि का नाम है जैन धर्म में संलेखन विधि। ये है। इसके बाद गद्दी पे आया बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। बिंदुसार इसे यूनानी किस नाम से जानते थे बोलेंगे अमित्रोकोटस। जैसे सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था, उसी तरीके से अमित्रोकोटस किसका नाम था तो बिंदुसार का नाम था। सेकंड शासक है बिंदुसार। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार है। बिंदुसार को यूनानी किस नाम से जानते थे, इसका सेकंड नाम बोलेंगे यूनानियों द्वारा दिया हुआ अमित्रोकोटस। ये अमित्रोकोटस क्या है, इसका मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। जो भी दुश्मन है, शत्रु का नाश करने वाला। तो ये बिंदुसार ने और मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। अब जो दक्षिण था तो दक्षिण में कहाँ तक, मैसूर तक। ये मैसूर समझ लीजिए मौर्य साम्राज्य के अंडर में आ गया। और इस साइड आपका क्या था तो ये पूरा काबुल तक वाला पूरा प्रदेश अब मौर्य साम्राज्य के अंडर आ गया था, अर्थात मैसूर तक ये पूरा। तो बिंदुसार के अधीन जो पाटलिपुत्र का विस्तार कहाँ तक हो गया बोलेंगे, दक्षिण में मैसूर तक का विस्तार हुआ। बिंदुसार का नाम है मित्रोकोटस। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि बिंदुसार के भी दरबार में एक जो रहता था राजदूत था। ठीक है, तो राजदूत का नाम लेंगे, ये देमेकस राजदूत। जो राजदूत था किसके दरबार में रहता था तो बिंदुसार के दरबार में राजदूत रहता था। देमियकस याद रखिए, राजदूत बिंदुसार के दरबार में रहता था। जैसे मेगनास्तिनी जो राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, ठीक इसी प्रकार से देमियकस ये भी
राजदूत था, किसके दरबार में रहता था? बिंदुसार के दरबार में। ये सब यूनानी नाम है डिमिट्रियस, क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत जो आज अरब जगत है वहाँ पे पूरा यूनान का साम्राज्य था, तो यूनानी साम्राज्य थे, सारे यूनान के शासक थे, ये सब यूनानी नाम है। बिंदुसार के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना कभी कभी पूछ लेता है कि किस शासक ने रिक्वेस्ट किया था यूनान के शासकों से? जैसे बिंदुसार ने अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था एंटीओकस, जो एंटीओकस के राजा था। बिंदुसार ने एंटीओकस राजा से क्या किया था बोलेंगे? अनुरोध किया था कि आप मीठी मदिरा, मतलब शराब, मीठी मदिरा दिए, सूखे हुए अंजीर, जो सूखे अंजीर है, और एक दार्शनिक को भेज दीजिए। दार्शनिक भेजिए कहाँ? मोर दरबार में। ये दोनों दोस्त थे, पहले ध्यान दीजिए। बिंदुसार एंटीओकस, ये दोनों राजा हैं, दोनों फ्रेंड है। बिंदुसार ने फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि आप मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजिए मोर दरबार में, मुझे चाहिए। तो एंटीओकस ने दोनों भेजा, मीठी मदिरा, सूखे अंजीर भेजे, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे। तो दार्शनिक को भेजा नहीं गया। क्यों नहीं भेजा गया दार्शनिक को? तो एंटीओकस ने दार्शनिक क्यों नहीं दिया? दार्शनिक इसलिए नहीं दिया क्योंकि यूनान का जो कानून था, जो यूनानी कानून था, उसमें किसी दार्शनिक को नहीं भेज सकते थे, किसी भी दार्शनिक को किसी दूसरी कंट्री में नहीं भेज सकते थे। तो बिंदुसार के दरबार में मना कर दिया दार्शनिक भेजने से एंटीओकस ने। क्यों? क्योंकि यूनानी कानून उसको आज्ञा नहीं देते थे। बाकी मीठी मदिरा और सूखे अंजूर जो थे, अंजीर भेजे। इस तरीके से बिंदुसार के पश्चिम के साथ जो यूनानी थे उनके साथ एक मधुर संबंध थे। लगातार यूनानी भारत के बीच संबंध बना रहा। इसके बाद देखिए, बिंदुसार किस धर्म को मानता था, यहाँ भी इसका धर्म आता है। तो बिंदुसार, यहाँ बोलेंगे, ये जैन भी नहीं था, बौद्ध भी नहीं था, बिंदुसार अजीबकों को मानता था। अजीबक पंथ थे, सोफिस्टिकेट थे, तो अजीबकों को मानता था। अब बिंदुसार अजीबकों को मानता था। एक अजीब, जो एक अजीब का, याद रखिएगा, पिंगलबत्स, एक अजीबक पिंगलबत्स था। ये पिंगलबत्स बहुत बड़ा क्या था? आपका ज्योतिष शास्त्री था, ज्योतिष शास्त्र था ये पिंगलबत्स। इसने क्या किया था? बताया था, बिंदुसार को बोल दिया था तुम्हारा बेटा एक अशोक होगा और वह राजा बनेगा। तो पिंगलबत्स भविष्यवाणी किया था, भविष्यवक्ता था, ज्योतिष शास्त्र शास्त्री था। इस पिंगलबत्स ने बिंदुसार को बोला था, जो अजीबक थे, बहुत पढ़े लिखे थे, ये दार्शनिक भी थे, सोफिस्टिकेट भी थे, तो अजीबकों के साथ लगातार मौर्यों के संपर्क बने रहे, वो चाहे अशोक हो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो। बिंदुसार अजीबकों के अधिक निकट था। तो पिंगलबत्स एक अजीबक था, इसी ने बताया था बिंदुसार को कि तुम्हारा एक बेटा होगा जिसका नाम अशोक होगा, वह एक राजा बनेगा। तो बिंदुसार के बारे में। तो देखिए, बिंदुसार के समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। एक महत्वपूर्ण घटना है, ये है आपका जो पाकिस्तान है, यहाँ पे तक्षशिला है, तक्षशिला। तो बिंदुसार के समय क्या घटना घटी? जो तक्षशिला है, तक्षशिला में यूनिवर्सिटी थी, भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी जो थी तक्षशिला में थी। उस टाइम बीच में किसी भी कंट्री में यूनिवर्सिटी नहीं थे, तब तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। मौर्य साम्राज्य के समय में था, मगध साम्राज्य के समय था, फिर मौर्य साम्राज्य के समय बना रहा। तो तक्षशिला में एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि तक्षशिला में जो नागरिक थे इन्होंने विद्रोह किया था, नागरिकों का विद्रोह हुआ था। क्या घटना घटी थी? बिंदुसार के समय में बोलेंगे, तक्षशिला में नागरिकों ने विद्रोह कर दिया था राजा के खिलाफ। जो वहाँ का राजा था, या राजदूत समझिए या अधिकारी समझिए, जो वहाँ पे तक्षशिला में अधिकारी थे, राजा थे, उसके खिलाफ नागरिकों ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। अशोक गया तक्षशिला में, ना जो भी था नागरिकों के द्वारा विद्रोह था, ये सैन्य विद्रोह समझिए, इस विद्रोह को दबा दिया। तो इससे बिंदुसार काफी खुश रहता था अशोक से। अशोक में प्रशासनिक दक्षता भी थी, ये एक दिन वैसे भी राजा बनेगा, पिंगलबत्स ने कहा भी था। तो अशोक में काबिलियत है, इसने नागरिक विद्रोह को दबाया और तक्षशिला में शांति कायम किया। फलस्वरूप
बाद में इसे जो उज्जैन का उपराजा बनाया गया था। राजा बनने से पहले उज्जैन का उपराजा बिंदुसार ने बनाया था, क्योंकि इसने तक्षशिला के विद्रोह को दबाया था। तो कभी पूछ ले आपसे, तक्षशिला की घटना कहाँ घटी थी, किसके शासनकाल में घटी थी? तक्षशिला आज पाकिस्तान में है। तक्षशिला की घटना बिंदुसार के समय घटी थी। तक्षशिला की घटना को किसने दबाया था? अशोक ने दबाया था। बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो ये है आपका दो। और जो अब अशोक आ रहा है, महान शासक, महान सम्राट बोला जाता है, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल के लिए एक वीडियो अलग से चाहिए होगा, इसीलिए मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा। फिलहाल इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में। आज के लिए बस इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।